हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल गोयल एंड यू आर वाचिंग सीए विद निखिल। आज की क्लास में हम कवर करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई के स्टडी मटेरियल के टेस्ट और नॉलेज क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम से पूछे जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। तो हम टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट क्यों करते हैं? टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते हैं ताकि हमको लाइबिलिटी टू पे टैक्स कब अराइज हुई ये पता लगे। लाइबिलिटी टू पे टैक्स कब अराइज हुई ये पता लगे ताकि उसके अकॉर्डिंग हम टैक्स पे कर सकें। अगर कोई लाइबिलिटी टू पे अराइज हुई जनवरी में तो उसका टैक्स पे होगा फरवरी में 20 तारीख को। अगर लाइबिलिटी टू पे अराइज हुई मार्च में तो उसका टैक्स पे होगा अप्रैल में 20 तारीख तक। तो अगर हमको यही नहीं पता होगा कि टाइम ऑफ सप्लाई कौन से मंथ में फॉल कर रहा है तो उसका हम पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे करेंगे। तो पेमेंट ऑफ टैक्स कर सके इसीलिए टाइम ऑफ सप्लाई हम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। नाउ सेकंड क्वेश्चन, GST is payable on advance received for supply of goods and services taxable under forward charge। तो देखो, एडवांस पे जीएसटी लगता है सिर्फ सर्विस के केस में, गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता। जीएसटी में एक क्लैरिफिकेशन आई थी जिसमें उन्होंने बताया था, जिसमें डिपार्टमेंट ने बताया था कि अगर कोई आपने एडवांस रिसीव किया, सपोज सप्लायर ने कोई एडवांस रिसीव किया रेसिपिएंट से फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, तो उस गुड्स की एडवांस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर सर्विसेज के लिए कोई एडवांस रिसीव हुआ है तो उस पर जीएसटी लगता है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जीएसटी पेबल ऑन एडवांस रिसीव फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो नहीं, सिर्फ सर्विस के एडवांस पे जीएसटी लगता है, गुड्स के एडवांस पे जीएसटी नहीं लगता अंडर फॉरवर्ड चार्ज। नाउ थर्ड क्वेश्चन, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस अज्यूमिंग दैट जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन जो है रिवर्स चार्ज का केस है। तो देखते हैं, इससे पहले एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं रिवर्स चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये देखो, टाइम ऑफ सप्लाई पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, टाइम ऑफ सप्लाई वेयर टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमको गुड्स के केस में पता लगाना है। सो अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम ऑफ सप्लाई, रिसिप्ट ऑफ गुड्स, या फिर डेट ऑफ पेमेंट, या फिर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। ये तीन डेट्स हैं, रिसिपिएंट को जब गुड्स मिले, या फिर रिसिपिएंट ने जिस दिन पेमेंट करी, या फिर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इन तीनों डेट्स में से जो भी अर्लियर होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। गिवन क्वेश्चन में ये दो डेट्स गिवन है, रिसिप्ट ऑफ गुड्स भी गिवन है, डेट ऑफ पेमेंट भी गिवन है, डेट ऑफ इनवॉइस भी गिवन है, लेकिन 31st डे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 31st डे हम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हमारे पास तीनों डेट्स होंगी और तीनों डेट्स में से जो अर्लीस्ट डेट होगी वो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखो, आपको डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स भी गिवन है, डेट ऑफ पेमेंट भी गिवन है, इनवॉइस की इशू डेट गिवन है, लेकिन इसकी 31st डे गिवन नहीं है। तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इशू हुई है इनवॉइस 29 जून को, तो 29 जून को इशू हुई है इनवॉइस और हमें चाहिए 31st डे। तो मैं क्या करूँगा कैलकुलेटर में, 29 जो डेट है इशू ऑफ इनवॉइस की, 29 में ऐड करूँगा 31 डेज, ऐड करूँगा 31 डेज, मेरे पास आ गए 60। अब 60 में से मैं जून के 30 दिन माइनस कर दूंगा, -30। तो मेरे पास जो नंबर बचा वो है 30। मैंने क्या किया, मैंने 29 जून में 31 डेज ऐड कर दिए, नंबर आ गया 60। उसमें से जून के 30 डेज माइनस कर दो, नंबर आ गया 30। तो ये 30 जुलाई है, तो 31st डे हमारे पास क्या हुआ, 30 जुलाई। मैं दिखा देता हूँ आपको आंसर में। ये देखो, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज, मतलब 31st डे कौन सा होगा, 30 जुलाई। अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, या फिर डेट ऑफ पेमेंट, या 31st डे। इनमें से जो अर्लीस्ट होगा तो बताओ, 1 जुलाई, 10 अगस्त और 30 जुलाई में से अर्लीस्ट कौन सी डेट है, अर्लीस्ट है 1 जुलाई। तो यही हो जाएगी हमारी टाइम ऑफ सप्लाई। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में करा, 1 जुलाई डेट ऑफ सप्लाई रिसिप्ट ऑफ गुड्स, 25 जून डेट ऑफ पेमेंट, और 30 जुलाई 31st डे। तो इन तीनों में से अर्लीस्ट डेट कौन सी है, 25 जून। तो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई हो गई 25 जून। और ये वाला केस देखो, थोड़ा अलग केस है, पार्ट पेमेंट का केस है। तो यहाँ पे बाकी सब चीज़ें सेम है। देखो, रिसिप्ट ऑफ गुड्स 1 जुलाई को हुए हैं, 31st डेट भी 30 जुलाई आ रही है, लेकिन जो पेमेंट है, पेमेंट वो पार्टली पेमेंट हुआ है। तो
पार्ट पेमेंट हुआ है हमारा 30 जून को और बैलेंस पेमेंट हुआ है 20 जुलाई को। तो पार्ट पेमेंट के लिए हम अलग से टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेंगे। तो देखो 1 जुलाई या फिर 30 जून या फिर 30 जुलाई, विच एवर इज अर्लीस्ट, बताओ कौन सी अर्लीस्ट इनमें से। 30 जून, तो पार्ट पेमेंट के लिए 30 जून। और जो बाकी का बैलेंस पे हुआ है 20 जुलाई को, उसके लिए देखो 1 जुलाई, 20 जुलाई या 30 जुलाई, विच एवर इज अर्लीस्ट, तो 1 जुलाई। तो बाकी की पेमेंट के लिए हो गया 1 जुलाई। तो हमारे पास दो टाइम ऑफ सप्लाई आई है थर्ड वाले केस में। एक तो आई है 30 जून, जो स्टार्टिंग में पेमेंट मिला 30 जून को, और जो पेमेंट मिला 20 जुलाई को, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई है 1 जुलाई। ओके, तो ये थर्ड केस भी हो गया। इसी तरीके से आपको ये बाकी सारे केस भी कर लेने हैं, बिल्कुल सेम केस है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं फोर्थ पे, ये डिफरेंट है थोड़ा सा पॉइंट। देखो, पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 28 जून एंड डेबिटेड इन रिसिपिएंट बैंक अकाउंट ऑन 30 जून। तो पेमेंट जो है एंटर हो गया बुक्स में 28 जून को, लेकिन डेबिट हुआ है इन द रिसिपिएंट्स बैंक अकाउंट ऑन 30 जून। सो हम डेट ऑफ पेमेंट क्या लेते हैं, विच एवर इज अर्लीस्ट। कौन सी डेट लेते हैं पेमेंट की, जो बुक्स में रिकॉर्ड हुई या फिर बैंक अकाउंट से डेबिट हुई, विच एवर इज अर्लीस्ट। तो क्योंकि 28 जून को बैंक से अमाउंट डेबिट हो गई, तो 28 जून हमारी क्या हो जाएगी, डेट ऑफ पेमेंट। अब देखना है इन तीनों डेट में से अर्लीस्ट डेट कौन सी है, 5 जुलाई, 28 जून या फिर 2 जुलाई। तो कौन सी अर्लीस्ट डेट है, 28 जून। तो हमारी डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, 28 जून। फिफ्थ केस देखते हैं। पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 30 जून एंड डेबिटेड इन द रेसिपिएंट बैंक अकाउंट ऑन 26 जून। तो एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट क्या होगी, विच एवर इज अर्लियर। तो 26 जून वाली डेट ऑफ पेमेंट हो जाएगी। अब देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, 1 जुलाई, 26 जून या 30 जुलाई, विच एवर इज अर्लीस्ट। सो 26 जून इज अर्लीस्ट, तो 26 जून इज टाइम ऑफ सप्लाई। लास्ट केस, 1 अगस्त को गुड्स रिसीव हुए, 10 अगस्त को पेमेंट हुई, और 30 जुलाई क्या है हमारी 31st डेट फ्रॉम दी इशू ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लीस्ट इन तीनों में, बताओ 30 जुलाई। तो 30 जुलाई क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई। तो इजी क्वेश्चन था, एक बार प्रैक्टिस करना खुद से, समझ आएगा। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन। Kabira Industries engaged the services of transporter for road transport of consignment on 17 June and made advance payment for the transport of the same date, that is 17 June। तो देखो, कबीरा इंडस्ट्रीज है, उन्होंने क्या किया, एक ट्रांसपोर्टर की सर्विस ली है, गुड्स ट्रांसपोर्टर की सर्विस ली, और उस सर्विस वाले को 17 जून को सर्विस ली और 17 जून को ही उन्हें एडवांस पेमेंट कर दिया। ठीक हो गया। अब ध्यान से सुनो, हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। आप सबको पता होगा, गुड्स ट्रांसपोर्ट के केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, तो टाइम ऑफ सप्लाई भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो ऊपर चल के देखते हैं एक बार, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज क्या होता है। तो देखो, रिवर्स चार्ज के केस में अगर हम सर्विस रिसीव कर रहे हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। कौन सी डेट्स, डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट और डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट, विच एवर इज अर्लियर। मतलब रिसिपिएंट की बुक्स में, रिसिपिएंट के लिए डेट ऑफ पेमेंट जो होगी, या तो वो लेंगे या फिर 61st डेट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, तो या तो डेट ऑफ पेमेंट फॉर रिसिपिएंट या 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। इसको हम लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या डेट्स गिवन है। तो देखो, हमारे केस में क्या हुआ, डेट ऑफ पेमेंट तो 17 जून है। अब देखो, इशू ऑफ इनवॉइस कब हुई है, देखो सर, द कंसाइनमेंट कुड नॉट बी सेंट इमीडिएटली ड्यू टू स्ट्राइक, instead was sent on 20 जुलाई। ओके, इनवॉइस वाज रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर ऑन 22 जुलाई। तो इस डेट से हमें कोई मतलब नहीं है, 20 जुलाई से, ये इररेलेवेंट डेट है। ये 22 जुलाई की जो डेट है, ये डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है। तो यहाँ से अगर हम 61st डे निकालें तो ये आएगा सितंबर में फॉल करेगा, और डेट ऑफ पेमेंट है 17 जून। तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि डेट ऑफ पेमेंट पहले आ रही है डेट ऑफ 61st डे फ्रॉम इशू ऑफ इनवॉइस से। सो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, डेट ऑफ पेमेंट यानी 17 जून।
ना ये क्वेश्चन देखने में तो इजी था लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन था, बिकॉज ये 20 जुलाई की जो डेट आपको दी है कंफ्यूज करने के लिए इसलिए दी है क्योंकि बच्चे यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज नहीं लगना, यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगना है क्योंकि गुड्स ट्रांसपोर्ट का केस है और गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में रिवर्स चार्ज लगता है। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना था। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, राजू प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्स द ऑर्डर एंड एडवांस पेमेंट ऑन 5 जनवरी। राजू को 5 जनवरी को ऑर्डर मिला और एडवांस में मिल गया। किस चीज़ के लिए? फॉर कैरिंग आउट आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जॉब। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाना है राजू को, ठीक है। इट डिलीवर्स द डिज़ाइन ऑन 23 अप्रैल। डिज़ाइन दिया 23 अप्रैल को। बाय ओवरसाइट नो इनवॉइस इशू एट द टाइम, कोई इनवॉइस इशू नहीं हुई। एंड इट इज इशूड मच लेटर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड फॉर इशू ऑफ इनवॉइस। जो 30 दिन का समय दिया जाता है इनवॉइस इशू करने के लिए, उसके बहुत बाद में जाके इनवॉइस इशू हुई है। अब आपको क्या निकालना है? टाइम ऑफ सप्लाई। तो देखो सिंपल सा केस है ये, तो टाइम ऑफ सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज का केस है। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होता है फॉरवर्ड चार्ज में? या तो डेट ऑफ पेमेंट या फिर डेट ऑफ इनवॉइस। अगर इनवॉइस 30 दिन के अंदर इशू हुई है तो, अगर 30 दिन में इनवॉइस इशू नहीं हुई तो हम क्या करते हैं? डेट ऑफ इनवॉइस की जगह लेते हैं डेट ऑफ सर्विस। तो दो डेट्स आ गई, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ सर्विस, विच एवर इज अर्लियर। तो इस केस में डेट ऑफ पेमेंट है 5 जनवरी और डेट ऑफ सर्विस है 23 अप्रैल। तो विच एवर इज अर्लियर, 5 जनवरी इज अर्लियर, तो 5 जनवरी इस केस में हो जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। सेवेंथ क्वेश्चन, investigation shows that 150 cartons of ceramic capacitors were dispatched on 2nd August, but no invoice was raised and the transaction were not entered in the accounts। मतलब 150 सिरेमिक कैपेसिटर के बॉक्सेस डिलीवर कर दिए किसी ने, मतलब सेल कर दिए 2 अगस्त को, लेकिन कोई इनवॉइस इशू नहीं करी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं करी, कोई पेमेंट का एविडेंस नहीं है कि इस गुड्स के लिए कोई पेमेंट मिला हो, पता ही नहीं। What is the time of supply for 150 cartons for the purpose of payment of tax? तो बताओ इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? सिंपल सी बात है, गुड्स डिस्पैच हुए हैं। गुड्स डिस्पैच होते हैं तो क्या होता है? इनवॉइस कब इशू होनी होती है बताओ? जिस दिन गुड्स डिस्पैच हुए इमीडिएटली इनवॉइस इशू करनी होती है। तो डेट ऑफ इनवॉइस क्या आएगी इस केस में? 2 अगस्त, क्योंकि उस दिन गुड्स डिस्पैच हुए। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस मिल गई, डेट ऑफ पेमेंट है नहीं, तो विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट। पेमेंट की डेट है नहीं, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 2 अगस्त इज द टाइम ऑफ सप्लाई। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। एन ऑर्डर इज प्लेस्ड ऑन राम एंड कंपनी ऑन 18th of August फॉर सप्लाई ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ कस्टमाइजेबल शूज। ठीक है, 18 अगस्त को इनको ऑर्डर मिला कि इन्हें गुड्स डिलीवर करने। राम एंड कंपनी गेट्स द कंसाइनमेंट रेडी एंड इन्फॉर्म्स द कस्टमर एंड इश्यूज द इनवॉइस ऑन 2 दिसंबर। 18 अगस्त को ऑर्डर मिला, 2 दिसंबर को इनवॉइस इशू कर दी। कस्टमर कलेक्ट्स द कंसाइनमेंट फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑन 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को कस्टमर ने अपना गुड्स रिसीव कर लिए और इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर दिया पेमेंट ऑन द सेम डेट। 7 दिसंबर को कस्टमर ने पेमेंट भी कर दिया, विच इज एंटर्ड इन द अकाउंट ऑन द नेक्स्ट डेट 8th of December। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द शूज? तो देखो ये गुड्स का केस है, फॉरवर्ड चार्ज का केस है, तो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज ऑफ गुड्स क्या होता है? डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस किस दिन इशू हुई है? 2 दिसंबर को। देखो इस केस में डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? 2 दिसंबर, ठीक है। और डेट ऑफ पेमेंट क्या है? 7 दिसंबर और 8 दिसंबर, 2 डेट्स गिवन है। 7 दिसंबर को पेमेंट करा है सप्लाई कस्टमर ने और 8 दिसंबर को हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करा है। तो हम कौन सी डेट लेते हैं? जिस दिन या तो सप्लायर की बुक्स में एंट्री आ गई हो, सप्लायर के अकाउंट में क्रेडिट हो गया हो। तो डेट ऑफ क्रेडिट तो गिवन नहीं है, सप्लायर में के अकाउंट में कब हुआ क्रेडिट ये पता नहीं हमें। तो डेट ऑफ रिसिप्ट इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही हम ले लेंगे डेट ऑफ पेमेंट, यानी 8 दिसंबर। तो 2 डेट आ गई, 8 दिसंबर आ गई डेट ऑफ पेमेंट और 2 दिसंबर डेट ऑफ इनवॉइस। तो विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो 2 दिसंबर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Meal coupons are sold to a company on 9 August for being distributed to the employees। ठीक है,
The coupons are valid for 6 months and can be used against purchase of food items. The employees use them in various stores for purchase of various edible items on different dates throughout the 6 months. What is the date of supply of the coupons? तो देखो, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स या कूपन्स क्या होती है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स और कूपन्स क्या होती है. अगर तो सप्लाई आइडेंटिफाइबल है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर्स, तो द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर हम ले लेते हैं टाइम ऑफ सप्लाई. अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर हम टाइम ऑफ सप्लाई मानते हैं. मतलब वो वाउचर किस सप्लाई के लिए यूज़ होगा, मतलब फूड आइटम के लिए यूज़ होगा या ज्वेलरी के लिए यूज़ होगा या कपड़ों के लिए यूज़ होगा, ये अगर हमें इशू करते वक्त पता है तो हम इशू वाली डेट को ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लेते हैं. लेकिन अगर हमें ये पता नहीं है कि ये वाउचर किस सप्लाई के लिए यूज़ होगा, तो फिर हम उसकी टाइम ऑफ सप्लाई वो डेट मानते हैं जिस दिन वो वाउचर एक्चुअली में यूज़ हुआ है, यानी रिडीम किया है उस कस्टमर ने. इस केस में ये वाउचर जो है ये मील कूपन्स हैं, यानी फूड आइटम के लिए ही ये वाउचर्स यूज हो सकते हैं. तो सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, सप्लाई क्या है, फूड आइटम, ये आइडेंटिफाइबल है, तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर्स को ही हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे. इस केस में 9 अगस्त को वाउचर इशू हुए हैं तो 9 अगस्त को ही हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे. तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. अ फर्म ऑफ एडवोकेट्स इशूज इनवॉइस फॉर सर्विसेज टू एबीसी लिमिटेड ऑन 17 फरवरी. ठीक है, फर्म ऑफ एडवोकेट्स ने इशू करी इनवॉइस 17 फरवरी को. The payment is contested by ABC Limited on the ground that on account of negligence of the firm, the company's case was dismissed by the court for non-appearance, which necessitated further appearance for which the firm is billing the company. The dispute drags on and finally payment is made on 3rd November. Identify the time of supply of the legal services. सबसे पहले तो आप ये बताओ कि फॉरवर्ड चार्ज का केस है या रिवर्स चार्ज का केस है. देखो, अगर कोई एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट किसी बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस देता है, लीगल सर्विस देता है, तो उस पर रिवर्स चार्ज लगता है और रेसिपिएंट को टैक्स पे करके आना. इस केस में एबीसी लिमिटेड जो है रेसिपिएंट है और यहाँ पे लगेगा रिवर्स चार्ज. तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज के हिसाब से कैलकुलेट होगा. और हमने देखा है टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज फॉर सर्विसेज क्या होता है, या तो डेट ऑफ पेमेंट इन द डेट ऑफ पेमेंट फॉर द रिसिपिएंट या 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. ठीक हो गया. इस केस में डेट ऑफ पेमेंट क्या है, 3rd नवंबर, और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है, 17 फरवरी. तो 17 फरवरी से 61st डे क्या आएगा हमें कैलकुलेट करना है. तो लेट्स कैलकुलेट. तो 17 फरवरी में हम 61 डेज ऐड करेंगे, 78 आ गया, माइनस फरवरी के 28 दिन माइनस करेंगे, फिर मार्च के 31 दिन माइनस करेंगे, तो हमारे पास आया 19. तो 19 अप्रैल इज द 61st डे और 3rd नवंबर इज द डेट ऑफ पेमेंट. तो विच एवर इज अर्लियर, 19 अप्रैल इज अर्लियर, तो 19 अप्रैल विल बी टाइम ऑफ सप्लाई. एक बार दिखा देता हूँ मैं इसका आंसर आपको. देखो यहाँ पे क्या लगेगा, सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि रिवर्स चार्ज का केस है और टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 डेट्स, डेट ऑफ पेमेंट दैट इज 3rd नवंबर या फिर 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस दैट इज 19 अप्रैल. तो विच एवर इज अर्लियर, 19 अप्रैल. तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, 19 अप्रैल इज द टाइम ऑफ सप्लाई. वेरी इजी. तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप क्वेश्चंस करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. मॉडर्न सिक्योरिटी कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ टेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. ठीक हो गया. In one case, it tested a batch of devices on 4th and 5th September but could not raise invoice till 19th November. 4th और 5th September को इन्होंने अपनी सर्विस दे दी, टेस्टिंग कर दिया, नहीं सर्विस दे दी, लेकिन इनवॉइस इशू नहीं करी 19 नवंबर तक. सर्विस के केस में इनवॉइस कब तक इशू हो जानी चाहिए, सर्विस के केस में इनवॉइस कब तक इशू हो जानी चाहिए, इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए 30 दिन के अंदर अंदर. तो 4 सितंबर और 5 सितंबर की इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए थी लगभग 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर तक, लेकिन इनवॉइस इशू हुई नहीं. देखो 19 नवंबर तक इशू नहीं हुई. ठीक है. द पेमेंट वॉज मेड इन दिसंबर, पेमेंट मिला दिसंबर में. आपको बताना है टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा. बहुत सिंपल केस है. सर्विस के केस में फॉरवर्ड चार्ज में हम टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानते हैं, अगर इशू इनवॉइस हो गई 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस, तो इनवॉइस की डेट या फिर डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. अगर 30 दिन के अंदर इनवॉइस नहीं इशू हुई तो डेट ऑफ सर्विस या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर.
तो यहाँ पे डेट ऑफ सर्विस क्या है 4th एंड 5th सितंबर, और डेट ऑफ पेमेंट कब है दिसंबर में, तो वो तो बहुत बाद में है। तो 4th एंड 5th सितंबर विल बी दी टाइम ऑफ सप्लाई। 11th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। XYZ and company, a firm of chartered accountants, issued invoice for services rendered to Mr. A on 7 September. 7 सितंबर को फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इनवॉइस इशू करी, कोई सर्विस दी थी, इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है इन इंडिपेंडेंट केसेस। ये सब इंडिपेंडेंट केसेस हैं, ये ध्यान रखना। सो द प्रोविजन ऑफ सर्विस वॉज कम्प्लीटेड ऑन 1 अगस्त एंड पेमेंट वॉज रिसीव्ड ऑन 28 सितंबर। मतलब सर्विस दे दी 1 अगस्त को और इनवॉइस इशू करी 7 सितंबर को। तो सबसे पहले तो ये बताओ, क्या 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हो गई? नहीं, 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू नहीं हुई। सो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस को तो इग्नोर कर देंगे, डेट ऑफ सर्विस देखेंगे क्या है 1 अगस्त, डेट ऑफ पेमेंट क्या है 28 सितंबर, विच एवर इज अर्लियर 1 अगस्त। तो 1 अगस्त इज दी टाइम ऑफ सप्लाई। सर्विस के केस में तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सर्विस वॉज कंप्लीटेड ऑन 14 अगस्त। अब बताओ 14 अगस्त को सर्विस दी, इनवॉइस इशू कब करी है 7 सितंबर को, इनवॉइस कब इशू करी है 7 सितंबर को। तो क्या इनवॉइस कब इशू करी है 7 सितंबर को, तो क्या 30 दिन में इनवॉइस इशू हो गई? हाँ, 30 दिन में इनवॉइस इशू हो गई। तो डेट ऑफ सर्विस हमारे लिए इररेलेवेंट है, हम देंगे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ पेमेंट क्या है 28 सितंबर और डेट ऑफ इनवॉइस क्या है 7 सितंबर, विच एवर इज अर्लियर 7 सितंबर। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी 7 सितंबर। थर्ड केस, मिस्टर ए मेड द पेमेंट ऑन 3 अगस्त, 3 अगस्त को पेमेंट हो गया। हाउएवर प्रोविजन ऑफ सर्विस वाज रिमेनिंग टू बी कंप्लीटेड एट दैट टाइम। तो देखो, जब 3 अगस्त को इतना पहले पेमेंट मिल गया, तो जब पेमेंट मिल गया तो बात ही खत्म, टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी 3 अगस्त। उसके बाद आप कभी भी इनवॉइस इशू करो, कभी भी आप सर्विस दो, डजंट मैटर, एडवांस में पेमेंट मिल गया ना, तो जब एडवांस में पेमेंट मिल जाता है इन केस ऑफ सर्विस, तो वो एडवांस पेमेंट पे जीएसटी लग जाता है और 3 अगस्त क्या हो जाएगी हमारी टाइम ऑफ सप्लाई। फोर्थ पॉइंट, मिस्टर ए मेड द पेमेंट ऑन 15 सितंबर, ठीक है। हाउएवर प्रोविजन ऑफ सर्विस वाज रिमेनिंग टू बी कंप्लीटेड एट दैट टाइम। 15 सितंबर को पेमेंट मिला, इनवॉइस कब इशू हुई है वही पहले वाली डेट 7 सितंबर। सर्विस अभी हमने दी नहीं, ठीक है। तो अगर सर्विस नहीं दी तो सर्विस देने से पहले ही इनवॉइस इशू हो गई, ओके। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है 7 सितंबर, डेट ऑफ पेमेंट है 15 सितंबर, अर्लियर क्या है डेट ऑफ इनवॉइस 7 सितंबर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। ये भी डन हो गया। बस 3 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। मिस्टर प्रणव एसोसिएट्स, मैसर्स प्रणव एसोसिएट्स, अ पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइडेड रिकवरी एजेंट सर्विसेज, ठीक है। इन्होंने रिकवरी एजेंट की सर्विस दी किसको? न्यूटन क्रेडिट्स लिमिटेड, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। भाई देखो, ये देखते ही आपके एकदम से कान खड़े हो जाने चाहिए। अगर आपने रिवर्स चार्ज पढ़ा होगा तो आपको याद आएगा, अगर कोई रिकवरी एजेंट अपनी सर्विस देता है किसी नॉन बैंकिंग कंपनी को, तो इस केस में रिवर्स चार्ज लगता है, और रिवर्स चार्ज लगता है तो टाइम ऑफ सप्लाई भी रिवर्स चार्ज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। अब देखते हैं हुआ क्या। रजिस्टर्ड सप्लायर ऑन 15 जनवरी को रिकवरी एजेंट की सर्विस दी है, ठीक है। इनवॉइस कब इशू हुई है 7 फरवरी को, ठीक है। और पेमेंट हुआ है 18 अप्रैल को, और बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ है 20 अप्रैल को। अब आपको क्या निकालना है, पर्सन लायबल टू पे जीएसटी और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। सबसे पहले तो पर्सन लायबल टू पे जीएसटी कौन होगा, रिवर्स चार्ज का केस है तो रेसिपिएंट होगा, और रेसिपिएंट कौन है यहाँ पे न्यूटन क्रेडिट्स लिमिटेड, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को सर्विस मिली है रिकवरी एजेंट से, तो वो रेसिपिएंट है, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ही यहाँ पे लायबल है जीएसटी पे करने के लिए। अब देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट होगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट होता है रिवर्स चार्ज के केस में, या तो डेट ऑफ पेमेंट इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट, या फिर 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस कब इशू हुई है, देखो इनवॉइस की डेट क्या है 7 फरवरी, तो 7 फरवरी से 61st डे बताओ क्या आते हैं, 61st डे बताओ क्या आएगा, उससे थोड़ा टाइम दे कैलकुलेट करो फिर बताओ। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में निकालता हूँ, 7 + 61 68 आ गया। अब माइनस करो फरवरी के 28 दिन, माइनस करो मार्च के 31 दिन, तो आ गया 9 अप्रैल। तो 9th अप्रैल आगे 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। पेमेंट कब हुई है, पेमेंट वॉज मेड ऑन 18 अप्रैल, तो पेमेंट तो बहुत बाद में हुई है, तो 9th अप्रैल क्या हो जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। देख लेते हैं एक बार आंसर में।
ये देखो रिवर्स चार्ज का केस है, तो कौन लायबल है पे करने के लिए? एनबीएफसी लायबल है, यानी न्यूटन क्रेडिट्स लिमिटेड लायबल है। टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? देखो, या तो डेट ऑफ पेमेंट जो कि 18 अप्रैल या 20 अप्रैल, या फिर डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज यानी कि 9 अप्रैल। तो हमारा आंसर तो पहले आ गया था 9 अप्रैल, द आंसर। कमिंग टू दी 14th क्वेश्चन। ओके, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, देखते हैं। मिस्टर एक्स सप्लाइड गुड्स फॉर 50,000 टू इट्स कस्टमर मिस डियाना ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी को उन्होंने क्या करा? गुड्स दे दिए ऑन द कंडीशन दैट द पेमेंट फॉर द सेम विल बी मेड विद इन अ वीक। ठीक है, यानी उधार पे दे दिए गुड्स। एक्स ने मिस डायना को गुड्स उधार पे दे दिए 1 जनवरी को, ये कहकर कि 1 हफ्ते में पेमेंट कर देना। मिस डायना मेड पेमेंट फॉर द सेड गुड्स ऑन 2 फरवरी। डायना ने 2 फरवरी को गुड्स का पेमेंट करा, साथ में इंटरेस्ट भी दिया 2000 का, क्योंकि लेट पेमेंट है। अब बताओ व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई विद रिगार्ड टू द एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट इन ल्यू ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। तो देखो, जब भी कोई पेमेंट लेट करता है और उस लेट पेमेंट के लिए उसे कोई फीस या इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो ये जो एडिशनल अमाउंट है फीस और इंटरेस्ट का, इसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है? इसकी टाइम ऑफ सप्लाई वही डेट होती है जिस दिन ये पेमेंट किया गया। तो यहाँ पे ये पेमेंट किया कब गया है? 2 फरवरी को, तो 2 फरवरी इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगी। ओके, तो जब भी कोई एडिशनल पेमेंट मिलती है सप्लायर को फ्रॉम रिसिपिएंट, तो उसकी टाइम ऑफ सप्लाई होती है डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। यहाँ पे डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट है 2 फरवरी, तो वही हो जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। अब आ गया लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मंश एंड वंश ट्रेडिंग कंपनी अ रजिस्टर्ड सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज का केस है। इट हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन क्या है? गुड्स वर सप्लाइड ऑन 3 अक्टूबर, इनवॉइस वॉज इशूड ऑन 5 अक्टूबर, पेमेंट वॉज रिसीव्ड ऑन 9 अक्टूबर, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। देखो, सबसे पहली बात तो इसने इनवॉइस लेट इशू करी है, तो ये डेट हमारे लिए इररेलेवेंट है। गुड्स के केस में जिस दिन गुड्स डिस्पैच होते हैं उसी दिन इनवॉइस इशू करनी होती है, तो 3 अक्टूबर को ही हमारी डेट ऑफ इनवॉइस हो जाएगी, क्योंकि 3 अक्टूबर को गुड्स डिस्पैच हुए थे। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या लेंगे हम? 3 अक्टूबर। डेट ऑफ पेमेंट क्या है? 9 अक्टूबर, विच एवर इज अर्लियर 3 अक्टूबर। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 3 अक्टूबर। तो हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए इस चैप्टर के टाइम ऑफ सप्लाई के। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी इन क्वेश्चंस पे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने तो रिवीजन वीडियो देख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट्स और लाइक्स में मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे मैं आपके सारे डाउट्स लेता हूँ। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू।